हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के गणित के मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 1 को। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदलाव किया गया, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो इस बार दो परीक्षाएं आप लोगों को देनी है। फर्स्ट परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जो मार्च या अप्रैल में होगी। दोनों परीक्षाओं में 40-40 पूर्णांक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों मिला के 80 मार्क्स हो गए और 20 मार्क्स जो बच गए उसके इंटरनल असेसमेंट होंगे या प्रैक्टिकल होंगे, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने पैटर्न को देखा है तो उसमें गणित में आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे और सभी प्रश्नों को आपको आंसर देना है। इसमें कोई भी प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो उसके लिए कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना है जो करेक्ट हो। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। तो इन प्रश्नों को चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि मैथ का जो इस बार पोर्शन है वो आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 से 6 तक और 10 और 12 इन चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन एपी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चुनना है कि कौन सा एपी है। तो एपी होने के लिए क्या होता है, एक पहला टर्म जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, उसके बाद वाले जो क्रमागत टर्म हो गए उसमें जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 2 है, 4 है, 2, 4, 8 और 16। तो अंतर देखते हैं, 2 और 4 में 2 का अंतर है, 4 और 8 में 4 का अंतर है। तो अंतर दोनों में बराबर नहीं हो रहा है, जिस कारण ये एपी नहीं हो सकता है। अब बी ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे, इसमें देख पा रहे हैं कि 1, 3 दोनों में अंतर 2 का है, 3, 5 इसमें भी अंतर 2 का है, 5, 7 इसमें भी 2 का अंतर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या करना है, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है। यहाँ पे हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक फॉर्मूला है Tn = a + n-1 × d। इस फॉर्मूला में रख के हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। उससे पहले हमें जानना होगा कि a और d का वैल्यू क्या है। तो a मतलब होता है प्रथम पद, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 और d का वैल्यू क्या होता है, तो कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। यानी कि यहाँ पे अगर a2 - a1 फॉर्मूला लगाते हैं तो 7 - 2 यानी कि 5। तो a = हमें मिल गया कितना, a = 2 और d = हमें मिल गया 5। तो AD जब मिल गया है तो n कितना होगा, तो n 10 है, क्योंकि 10वां पद निकालना है। तो Tn = हो जाएगा a + n-1। तो a है 2 + n-1 यानी कि 10 - 1 × d। तो d का वैल्यू कितना है, 5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 - 1 9 हो गया, 9 × 5 45 + 2 47। तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 47 सी ऑप्शन है इसका 47। तो 47 हम लोग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अब आगे देखेंगे, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली संख्याओं को हमें पहले यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 2 अंकों वाली है और साथ ही साथ 3 से विभाजित होती हैं। तो वो संख्याएं हैं, 12 से स्टार्ट होगा क्योंकि 12 से छोटा 10 और 11 होता है जो 3 से विभाजित नहीं है। तो हमें सिर्फ वैसी संख्याओं को लिखना है जो 3 से विभाजित है लेकिन 2 अंकों वाली होनी चाहिए। तो 12 हो गया, 15 हो गया और आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में 99 होगा क्योंकि ये भी 3 से विभाजित है।
अब हमको क्या करना है, कितनी संख्याएं ऐसी है, यानी कि n का मान हमें निकालना है। a का मान क्या हो जाएगा 12 और d का मान क्या होगा सार्वंतर, तो 15 - 12 यानी 3। तो यहाँ पे साइड में हम इसको लिख लेते हैं a = 12 और d = कितना हो गया, तो 3। अब हमें क्या करना है, n निकालना है, तो फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। क्या होता है, लास्ट टर्म जो है यहाँ पे 99, जिसको हम लोग tn भी लिखते हैं, तो tn = a + n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 99 = क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, तो 12 है, प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू तो हमें निकालना है, यही पता नहीं है, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 99 में 12 को जब माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 99 - 12 यानी 87 और ये जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 बराबर हो गया 87/3 यानी कि 29। अब 29 में जब 1 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा यानी 30, तो n का वैल्यू 30 हो जाएगा, n = 30। तो जहाँ भी ऑप्शन में 30 है वहाँ हमें करेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम लोग आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि 0 और 50 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो लिख लेते हैं हम, 1 विषम संख्या है, 3, 5, इस तरह से आगे 50 तक कहा गया तो 49 लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि 50 तो सम संख्या हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग यानी कि SN का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे A, N और D निकाल लेना है। तो यहाँ A का वैल्यू 1 है, D का वैल्यू 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और N क्या होगा उसको हमें निकाल लेना है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं, 49 = A प्लस A का मान कितना 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, तो 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 49 - 1 48, 48/2 24, 24 = n-1, इसीलिए n = 25 हो जा रहा है। तो n का मान हमें मिल गया 25, n का मान मिला 25। आगे किस किस चीज़ का मान मिल गया, a का मान मिल गया हमें 1 और d का मान मिल गया 2। अब हम सॉल्व करेंगे, SN फाइंड कर लेंगे। a का मान है 1, तो SN = क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में हम रखेंगे। तो SN = n/2 यानी कि n का मान 25/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 है प्लस n-1, तो 25 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना था, तो 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 × 1 2 हो गया, 25 - 1 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 2 50, तो 25/2 इंटू 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 25 यानी कि 625 आ जा रहा है। तो जो भी ऑप्शन 625 का है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन 24 का है, सी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा 625। अब आगे देखेंगे, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, नहीं, समरूप होते हैं, हाँ। सभी वृत्त जो होते हैं, वृत्त का मान लीजिए एक वृत्त है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक वृत्त जिसका 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो है वृत्त छोटे बड़े हैं, लेकिन इसका शेप जो है एक ही जैसा है, साइज डिफरेंट है। तो शेप अगर एक ही, कोई भी दो फिगर जिसका शेप एक जैसा रहे उसको हम लोग समरूप कहते हैं, और शेप साइज दोनों बराबर हो जाए तब उसको सर्वांगसम कहते हैं। उस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जा रहा है, तो समरूप हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। आकृति में यदि DE पैरेलल, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो DE दिया हुआ है ये पैरेलल है BC का, ठीक है, और
डी बी इक्वल टू 2, डी बी का मान है 2, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आगे ए ई का मान 1.5, ये हो गया 1.5। फिर ई सी बराबर 3, ई सी का वैल्यू है 3। तो जब कोई एक रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो और अन्य दो भुजाओं को काटती हो तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब इसमें हम रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ए डी का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ए डी को ए डी ही रखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और आगे यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 हो गया और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी इक्वल टू 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 को। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। दो त्रिभुजों के, यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ, होते हैं समरूप। इस कसौटी का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता। तो एंगल 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 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग 28 को। तो चलिए प्रश्न देखते हैं 28। त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो हम इस दोनों त्रिभुज को ठीक से आपको देखना है और देख के समझना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो चलिए देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पे कोण ए 60 डिग्री है, कोण पी 60 डिग्री है, कोण बी 80 है, कोण क्यू 80 है और कोण सी 40 है और उसका संगत कोण आर 40 है। इस तरह से हम ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए का संगत कोण पी है, बी का क्यू है और सी का आर है, इसीलिए ए बी सी त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो ए बी सी समरूप पी क्यू आर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए बी सी समरूप पी क्यू आर। स्टूडेंट्स अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जैसे जानते हैं एक फॉर्मूला कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। इसी तरह से आगे भी होता है। तो चूंकि यहाँ पे भुजाओं के अनुपात को दिया हुआ है 4/9, तो इसीलिए इसका आगे सॉल्व करने पर 4 4 जा 16 बाई 9 9 जा 81, यानी कि 16:81, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका शीर्ष लंब की लंबाई बताना है, तो क्या करेंगे, शीर्ष लंब को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है इसीलिए ये 2a, ये भी 2a और यहाँ से यहाँ तक 2a होगा, तो ये a और ये a में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी, शीर्ष लंब। तो चूंकि शीर्ष लंब इसके आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के शीर्ष लंब को निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो √2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 4a² माइनस a²। आगे √3a²। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो √3a हो जाएगा। अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग देख लेंगे अगला प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो B का मान क्या होगा? तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लेंगे इस प्रकार से और इसका नेमिंग कर देंगे ABC। यहाँ पे AB का वैल्यू 6√3 है, आगे क्या दिया हुआ है तो AC का वैल्यू 12 है और BC का वैल्यू 6 है। सभी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर हो जाएगा 108 क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 144, उसी तरह से 6 का स्क्वायर 36। अब हम यहाँ पे देखते हैं 108 और 36 को अगर ऐड करते हैं तो 144 आता है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या जा रहा है BC स्क्वायर। इससे ये पता चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम से कि यहाँ पे B एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन C। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त ये हो गया, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त के। तो अनंत, इस तरह के अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनंत, अनेक। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 33। क्या कहता है क्वेश्चन? वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले एक हम वृत्त बना लेंगे और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं और वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? तो 13 सेंटीमीटर है। इस बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है हमें? वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या चूँकि कोई भी स्पर्श रेखा इसकी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144 रूट अंडर में। आगे इसको बढ़ाएंगे तो रूट अंडर 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन B इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? तो 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? क्योंकि ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कौन बनाती है, इसीलिए रूट अंडर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 625 माइनस करके देखते हैं इसको 576 यानी कि 49। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन। दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त है। ठीक है, इस प्रकार से दो वृत्त है कि त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, मतलब बड़ा वाला वृत्त जो है उसका 5 सेंटीमीटर है। आगे देख लेते हैं उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि इसको ऐसे अगर हम मिला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये बड़े वृत्त की ये स्पर्श, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो जाएगी लेकिन बड़े वृत्त के लिए जीवा। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 और ये कितना है? तो 3। तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9 तो 16 रूट अंडर 16 यानी कि 4। तो यहाँ से यहाँ 4 हो गया तो इसका डबल ये है, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को।
36 क्या कहता है, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिंपली आपको बताना है कि क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त ये है तो जीवा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये, लेकिन सबसे बड़ी कौन सा होगा, जो केंद्र से पास करेगा, यानी कि केंद्र से पास करने वाले जीवा को क्या कहते हैं, उसको व्यास कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यास। देख लेंगे अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करती है। तो यहाँ पे वृत्त के चाप की लंबाई पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से इस चाप की लंबाई, चूंकि परिधि की कुल लंबाई 2 पाई आर होती है और उसमें एक टुकड़ा का पूछा गया, इसीलिए थीटा बाई 360 यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो बस वही फॉर्मूला लगा लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अब यहाँ पे रखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री और 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू थीटा हो जाएगा 60 डिग्री बाई 360। 60 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नीचे 6 और 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इंटू 22 यानी कि 132/7, 132/7 आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चल सकता है। तो चूंकि एक जगह यहाँ पे मान लीजिए बांध दिया गया है, अब ये चारों ओर चल सकता है कितना, तो त्रिज्या इसका 7 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने क्षेत्रफल को चल सकता है, यानी कि ये वृत्त एक फॉर्म कर रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ पे 7, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 7 154, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 40 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया, सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगला जो सेट है उसका भी समाधान हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।